बहुत बहुत नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत तगड़े तरीके से। और यहां से भाई केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बस आप लोग जो है लगभग हम इसको ना 1 घंटा 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और हर एक चीज पढ़ाएंगे, हर एक चीज का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे साथ साथ में। हमने बहुत सारा चीज रखा हुआ है एक्सपेरिमेंट का, तो एक्सपेरिमेंट भी करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात क्लियर हो जाए। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। जो मैं लिखवा रहा हूं वही नोट्स लिखिएगा, वही नोट्स एक तरह से हो गया आपके लिए, वही लिखिएगा और मजा से आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से फील करवा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मेरी आप क्या करो, एक प्रॉमिस है एक तरह से, ठीक है। मेरी गारंटी है कि अगर आप यहाँ आए हो तो पूरी तरह से समझ के जाओगे, बस भरोसा कर लो। और आइए हम प्यारे से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो सबसे पहले मैं एक मार्कर लूंगा, यहां से बढ़िया वाला बनकर ले लेता हूं एक बार जरा। हाँ, ये वाला मार्कर ले लेता हूं, ठीक है। हाँ, मैंने ब्लू मार्कर लिया और यहां पर मैं हेडिंग लगाऊंगा कि भैया ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो भाई, एक बात मैं कर लूं, ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज ये दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज एक ही चीज होता है। तो मार्केट में जो अभी डेफिनेशन चल रहा है वही डेफिनेशन हम लिख देते हैं। पहले आपको समझा दे, देखिए केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होते हैं, वही केमिकल रिएक्शन होता है। अरे भाई एग्जांपल ऐसा ऐसा देंगे ना आपके ब्रेन में, खोपड़ी में घुस जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा आप नहीं कहोगे सर मेरे को ना केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल समझ नहीं आता। ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। और खोपड़ी खोल के बैठे, खोपड़ी दिल गुर्दा सब कुछ खोल के बैठे मेरे सामने, ठीक है, तभी समझ आएगा ना। ओके, आइए केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच, मार्केट में जो डेफिनेशन चल रहा है वही लिखता हूं। इट इज द प्रोसेस इन विच, इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू substance with new properties are formed, with new properties are formed। भाई वही बात बोला जो आप सुनना चाहते थे मेरे से। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए नए सब्सटेंस नए नए गुण के साथ बनते हैं। और एक और तगड़ी बात मैं बता दूं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, एक्चुअली में होता क्या है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और ये डाल्टन साहब बोले थे कि भाई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, यानी नए नए जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, नए नए गुण के साथ बन रहे हैं, ये कुछ होता नहीं है, बस होता क्या है कि उसकी ना मतलब एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है। तगड़ा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आपके समक्ष में आपके मुंह पे मारता हूं, सुनिएगा, समझिए। आप ना बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, अभी क्लास में बैठे हुए, ठीक है, और ऐसे ही मारपीट कर रहे हैं, कुछ गाली दे रहे एक दूसरे को, बोले गया भाई क्या चल रहा है, मतलब कुछ गलत गलत गंदा गंदा बात कर रहे हैं, जो वो करते हैं लड़कियों के बारे में, समझ सकते हैं, स्टूडेंट लोग बात कर रहे हैं। सडनली क्लास में टीचर आ गए तो क्या हो गया, सारा अपना बात जो है, यानी जो बात वो कर रहे थे लड़की के बारे में, उसको भाई प्रपोज करना है, उसको उससे बात करना है, वो सारा बात स्टूडेंट करना छोड़ देते, एकदम तुरंत चुप हो जाते हैं। एक नया गुण आ जाता है, एक नया गुण आ जाता है ना, तो आखिरकार क्या है कि पहले जो स्टूडेंट थे अब उसमें एक नया चीज आ गया जिसके वजह से उसकी पूरे क्लास के स्टूडेंट की प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, वो बात ही करना बंद कर दिया, फिर वो अच्छा बात करने लगे, एक डिसिप्लिन मैनर में आ जाएगा। बस यही बात मैं बोल रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो एटम्स का कुछ नहीं, रीअरेंजमेंट हो जाता है, इधर वाला आइटम उधर चल जाता है, इधर वाला आइटम उधर चला जाता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है। ये बात को याद रखिएगा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। बातें समझ में आ गई, घुस गई, खोपड़ी में घुस गई। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अभी जो एग्जाम्पल दूंगा उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, हम केमिकल इक्वेशन के तौर पर ही देंगे। जैसे हम आपको बता दें, जैसे सोडियम और क्लोरीन, ठीक है,
अब ये दोनों मिलके NaCl बनाता है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट, ये चलो ये सब ना लिखता हूँ, अभी नहीं लिखता हूँ। चलो मान लो सोडियम। अब सोडियम का गुण आपको पता है, सोडियम एक तरह से पॉइजनस होता है। क्या होता है? सोडियम एक तरह से पॉइजनस होता है, यानी जहरीला होता है। और क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन हम ज़्यादा अमाउंट में उसको हम इनहेल कर ले, सूंघ ले, तो ये भी बहुत डेंजरस होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन को मतलब ये अफेक्ट करता है। तो ये दोनों मतलब डेंजरस चीज़ है, ये हम अपने बॉडी के लिए ये सही नहीं है। लेकिन जो NaCl बना, अरे भैया इसको तो हम खाते हैं, ये तो सोडियम क्लोराइड है, इसको तो हम खाते हैं। तो वही बात बोला कि अभी रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन किया, ठीक है, ये दोनों दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन किया और केमिकल रिएक्शन के बाद जो बना, इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो गई। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस तो बनेंगे ही, नो डाउट, बना भी है नया सब्सटेंस, क्योंकि इधर सोडियम अलग चीज़ है, क्लोरीन अलग चीज़ है, और दोनों रिएक्शन करने के बाद NaCl बनाया, जो कि एक बिल्कुल ही नया मतलब यहाँ पे सब्सटेंस बना है। और ये नया सब्सटेंस बनने के साथ इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं है ना। मैंने बोला ना, ये सोडियम जहरीला होता है और क्लोरीन ज़्यादा इनहेल कर लेंगे तो वो भी हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन को बहुत ही डेंजरस होता है हमारे लिए, ठीक है। और ये NaCl बना, लेकिन इसको तो खाते हैं, तो इन दोनों से प्रॉपर्टी इनका कितना मतलब अलग है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और एग्जांपल दूं, दिखाता हूं। जैसे H2 है और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो तो वाटर बनता है। अभी मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, अभी बस जस्ट आ रहा है, वो टॉपिक जस्ट आ रहा है। गर्मी है काफ़ी, क्या कर सकते हैं, लेकिन पूरे भव्य गर्मी में ये वन शॉट में हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये हाइड्रोजन जो गैस होता है, ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस होता है, ज्वलनशील गैस है, तुरंत इसमें आग लग जाएगा, तुरंत इसमें आग लग जाएगा। और ऑक्सीजन गैस क्या होता है? ये आग लगाने वाला होता है, ये आग लगाता है, ठीक है, ये प्रमोटर है। ऑक्सीजन के बिना कहीं आग नहीं लगेगा, तो ये प्रमोटर है और ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। लेकिन ये क्या है? अरे भाई, ये तो आग बुझाता है, समझ रहे? इसका गुण अलग है, इसका गुण भी अलग है, और ये जो नया चीज़ बना रिएक्शन के बाद, इसका गुण तो बहुत ज़्यादा ही अलग बन गया। तो यही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो नया प्रोडक्ट बनेगा, जो मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था उससे एकदम बिल्कुल अलग ही बनेगा, और उसका गुण भी बहुत अलग बनेगा। यही केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब मैं बहुत ही तगड़ी बात बताता हूं कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो उसको रिएक्टेंट बोला जाता है। ये देखो, ये भाई, ये जो है ना, ये रिएक्टेंट है। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उसको रिएक्टेंट बोला जाता है। अभी और समझाऊंगा। और जो रिएक्टेंट, जो मतलब ऐसा मतलब एलिमेंट्स या सब्सटेंस जो भाई क्या हुआ, जो मतलब रिएक्शन के बाद में बना, जो नया प्रोडक्ट बना, जिसका गुण भी नया है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। यानी आफ्टर रिएक्शन जो बना, आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो फॉर्म्ड हुआ, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। अब ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो एक और तरीका मैं बताता हूं। ये तीर को अच्छे से बनाते हैं। ये तीर का जो पिछवाड़ा आपको दिख रहा है सर क्या बोल रहे हो? ऐसे ही बनाऊंगा भाई, मजे से, ठीक है। ये तीर का मुंडी है, मुंडी सर है, और ये तीर का पिछवाड़ा है। तो तीर के पिछवाड़ा में जो ये सारा दिख रहा है ना, यही रिएक्टेंट होता है। और तीर का जो मुंडी है, मुंडी उसके तरफ जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यानी जो भाग लेता है वो रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, हिंदी में प्रतिफल बोलते हैं। बहुत बढ़िया, मेरे स्टूडेंट्स को ये सारी बातें ब्रेन में चली गई है। एक बार मैं देख लूँ वीडियो वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, एक बार कंफर्म करना पड़ता है भाई, ये सब क्या करूँ भाई, ठीक है। उतना अच्छा सेटअप वगैरह नहीं है, तो हर एक चीज़ को ना मतलब चेक करना पड़ता है। हाँ, अभी तो सब कुछ चल रही है, हर एक चीज़ को ना मैनेज करके चलना पड़ता है हम लोग का ना उतना भाई रिसोर्सेस नहीं है, जिसकी वजह से अभी वन शॉट में ना 5-6 बार देखने जाऊंगा कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब समझो हम कैसे जानेंगे, अब इसको मिटाएंगे, है ना, हम इसको अब मिटाएंगे। ये बातें तो आपके खोपड़ी में चली गई होगी। अब हम बताएंगे कि हम कैसे समझेंगे कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब वो पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भाई हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट केमिकल रिएक्शन इज ऑकर। हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? भाइयों, दिल गुर्दा फेफड़ा सब कुछ खोल के बैठिए। किसी XYZ का मैसेज आ रहा है, उसको बोलिए बाबू मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ, अभी विजेता थलता तलात ले लाऊँ, ठीक है? उत्ते बाल ना हम बात तलें देते, बाबू तेने थाना थाया थी नहीं थाया, ठीक है? ओके भाई, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो हमारे पास, मैं एक मनुष्य हूँ या मैं एक लड़का हूँ। कैसे आप जान रहे हो लड़का हूँ मैं? क्योंकि भाई मेरे पास दाढ़ी है, दिख रहे हो? ये दाढ़ी है, दिख रहा है ना भाई? ये दाढ़ी है, मेरे पास दाढ़ी है, मेरे पास मूछ है, मेरा एकदम शरीर एकदम लड़का की तरह, आवाज़ है, ठीक है? और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता उसका। तो इस हिसाब से आप समझ रहे हो कि हम एक लड़का है। क्यों, कैसे? तो मेरे पास बॉयज़ का मतलब कुछ ऐसा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर से समझ रहे हैं कि हाँ भाई मैं लड़का हूँ। गर्ल्स के पास भी बहुत सारी कैरेक्टर्स होती हैं जिसके वजह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ भाई वो लड़की है। उसी तरह से केमिकल रिएक्शन को हम कैसे समझते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो कुछ उसका गुण होता है, केमिकल रिएक्शन का कुछ गुण होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके वजह से समझते हैं अच्छा बेटा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो बताते हैं, जैसे सुनो, पहला है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो जाएगा, सारी बातें बता रहा हूं, ठीक है? दूसरा है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है? तीसरा चीज है भाई चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन हाँ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? अगली बात है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारा कुछ में से कोई एक भी हो सकता है या दो तीन भी हो सकते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ PPT, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको, बताते हैं सब कुछ। अगर स्टेट में चेंज हो गया, पहले सॉलिड स्टेट में था कोई सब्सटेंस, अब लिक्विड में बन गया, फिर गैस में बन गया, तो वो क्या होता है भाई? वो हमारा, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मान के चलो ये अभी सॉलिड स्टेट में है, इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो ये केमिकल रिएक्शन है। अभी बता रहा हूँ भाई, मेरे पास कैम्फोर भी है, कपूर भी है, वो एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो उसके लिए ना मेरे पास मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब देखो कपूर जानते हो, कैम्फोर, कैम्फोर कपूर तो देखो, कपूर को जब आप जलाओगे, कपूर जो है सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है? ठोस अवस्था में होता है। उसको आप जलाओगे तो वो डायरेक्ट बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो गैस में बन जाता है। तो यहाँ स्टेट में चेंज हो गया, अवस्था में बदलाव हो गया, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब क्या है ना कि अब जब तक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा नहीं तब तक आपको समझ आएगा नहीं, तो मैं पंखा को बंद कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर कपूर निकाल लेता हूँ। चलो भाई, मैं अब सब कुछ करके बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो। आपके लिए भाई ये पूरा जुगाड़ करके लाया हूँ मैं। देखो अब मैंने पंखा बंद किया, गर्मी तो लगेगा। देखो मेरे पास ये कपूर है, ये कैम्फोर है, देखो ध्यान से, दिख रहा है? एक बार मैं देख लूँ, बढ़िया से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है? ये भाई देखो, ये कपूर है, दिख रहा है? मैं ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये कपूर है। अब मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, मेरे पास ज़्यादा उपकरण नहीं है, तो मैं इसकी मदद से, मैं टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से कपूर को इस तरह पकड़ लेता हूँ, है ना? चलिए, मेरे पास लाइटर है। अरे भाई आप गलत मत समझना, अभी जस्ट खरीद के लाया हूँ, क्योंकि ये लाइटर है ना ऐसा कि ये जल्दी मतलब बंद नहीं होता, आराम से जल जाता है। तो देखो इसको मैं जलाऊंगा अभी, देखो जल जा भाई, तू क्यों परेशान कर रहा है मेरे को? चलो अब देखो, ये पूरा तरीके से अगर जब जलेगा ना, ध्यान से आपको दिखा दूँ, ये नीचे गिर ना जाए। अगर ये जलेगा, ध्यान से देखो, ये अभी जल रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये ओ भाई ये उड़ भी रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है, हाँ। तो ये अभी जल रहा है, तो देखो ये डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से ना, ध्यान से देखो, ओ भाई रिएक्शन अभी कर रहा है ये। तो ये देखो अभी पूरी तरह से ये मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये पूरी तरह से मेल्ट हो रहा है। मेरे को डर भी लग रहा है,
इसमें पहले मैग्नीशियम रिएक्शन, मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन करवाया था। ओ भाई ये बहुत उड़ रहा है, मैं क्या करूँगा, अब इसको बंद करूँगा, इसको नीचे गिरा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने नीचे गिरा दिया। अब बताता हूँ इसका कारण, ऐसा क्यों हुआ भाई। इसमें मैंने ना पहले एक रिएक्शन करवाया हुआ था, मैग्नीशियम इसके पीछे था, इसके वजह से थोड़ा रिएक्शन कर लिया। लेकिन क्या इसमें आपने क्या देखा, धीरे धीरे वो जो है ना जलते जलते, मैं पंखा चला लूँ जरा, धीरे धीरे आपने क्या देखा कि वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा था। अभी क्या है ना, जलते जलते पूरा वो खत्म हो जाता। और यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज में मतलब स्टेट में चेंज हो गया। पहले सॉलिड स्टेट में था, अब डायरेक्ट गैस में हो गया। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन था जो मैंने आपको बताया। अभी और सारा रिएक्शन करवाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम सारा रिएक्शन करवाएंगे। मेरा मार्कर कहाँ है, ये है। अब चेंज इन कलर की बात करते हैं, कलर में कैसे चेंज होगा। अगर कलर में भी चेंज हो जाए बच्चों, कलर में चेंज हो जाए, तब भी हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। बताता हूं। आप क्या करो, अपना मिथाइल ऑरेंज ले लो। क्या करो, मिथाइल ऑरेंज, सुनो, मिथाइल ऑरेंज ले लो। ऑब्वियसली बात है, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होगा, डेफिनेटली ऑरेंज है लिखा हुआ है तो ऑरेंज कलर का होगा। उसका रिएक्शन आप ना किसके साथ करवा दो, या मिथाइल ऑरेंज में आप कोई एसिड डाल दो, कोई एसिड डाल दो, तो उसका कलर पता है कैसा हो जाएगा, ऑरेंज से डायरेक्ट डार्क रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। अब देखो यहां कलर में चेंजिंग आ गई, पहले ये ऑरेंज कलर का था, मैंने एसिड डाला तो ये डार्क रेड हो गया, कलर में चेंजिंग आ गई। तो अगर कलर में भी चेंजिंग आ जाएगी तो हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। आगे बढ़े, टेम्परेचर में अगर चेंज आ जाए, क्या बोला भाइयों, ध्यान से सुनो, मेरे बहनों मेरे भाइयों ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर टेम्परेचर में भी चेंज आ जाए तो भी हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। टेम्परेचर में चेंज हो जाए, जैसे देखो या तो टेम्परेचर बढ़ जाए या तो टेम्परेचर घट जाए, फिर भी हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे देख लो ना, जैसे आपको मैं बता दूं, एक रिएक्शन लेके बताता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप वाटर के साथ करवा दो, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करना सीखेंगे अभी, ठीक है। तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में हीट भी निकलती है। चूना वाला रिएक्शन आपको पता है, सुनो 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 भाई, सुनो 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 भाइयों, ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, पूरा गौर से मेरे को सुनेंगे आप, इधर उधर नहीं देखेंगे, ठीक है। और छटपट नहीं कीजिएगा, धैर्य बना के रखिए। वो है ना छटपट करके भूई भाई भूई भाई भूई भाई भूई भाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। आराम से लेक्चर को देखना है, ठीक है। भूई भाई नहीं करना है समझे, बढ़िया से पढ़ना है ना, ठीक है। आप पेशेंस रखो ना, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। जो आप सोच सकते हो वो भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है। अब ये क्विक लाइम में ना जैसे ही पानी मिलाओ, चूना जो आप लोग देखे होंगे, चूना में जैसे ही पानी मिलाओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो हाँ बहुत गर्म हो जाता है, वो खौलने लगता है, इतना गर्म हो जाता है कि आप हाथ डालोगे तो आपका गया हाथ पूरा एकदम जल के निकलेगा। तो इस रिएक्शन में हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। आप देखे होंगे दिवाली टाइम में जब घर की पुताई होती है तो ये हम करते हैं, नाद जो होती है, नादी या कहीं भी आप जो है इसमें चूना डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो तुरंत वो खौलने लगता है भाई, उसमें हाथ डालोगे गया। तो ये रिएक्शन होता है, इसमें हीट निकलता है। तो हीट भाई निकला तो यानी टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये भाई अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट भी रहा है, घटने का भी एग्जांपल दूंगा, जब घट रहा है या बढ़ रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर ये चीज अभी ठंडा है, मैं इसको गर्म करूंगा या ये रिएक्शन करने के बाद गर्म हो गया तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ यहां पर, क्यों, क्योंकि ये गर्म हो गया, ठीक है। ये बात है। एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करते हैं। अब कोई भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवा दो, किसके साथ, मेटल के साथ, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। तो यहां गैस निकल रहा है और कहीं से अगर गैस निकलना स्टार्ट हो जाए तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट। खोपड़ी में जा रही है बात, हाँ बहुत बढ़िया। अगली बात प्रेसिपिटेट अगर बन जाए, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसल्यूबल सॉलिड होता है। मैं बता दूं, प्रेसिपिटेट पीपीटी इज एन इनसल्यूबल सॉलिड। मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, जो सॉलिड में जो मतलब सॉल्यूशन में नहीं घुलता है तो वो जाके ना बैठ जाता है।
सॉल्यूशन के नीचे जाके बैठ जाता है, वही प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन के बाद आपको प्रेसिपिटेट बन रहा है, आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट या रेड कलर, रेड नहीं, रेड आपके सिलेबस में रेड वाला कोई एग्जांपल नहीं दिया, आप समझ लो आप कोई वाइट बन गया प्रेसिपिटेट, कोई येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर दिया, तो प्रेसिपिटेट बनना भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक रिएक्शन बता देता हूं आपका, अगर आप लीड नाइट्रेट में PbNO3 में NO3 का होल ट्वाइस होता है, इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे तो यहां पर बनेगा PbI2 और प्रेसिपिटेट को इस वाले सिंबल से दिखाते हैं, नीचे वाले, और जब गैस ऊपर उड़ रहा है तो उसको ऊपर वाले सिंबल से दिखाते हैं, ऊपर में तीर वाला, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, ये लीड नाइट्रेट ऐसे बन गया, तो अब ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनेगा, हमने बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, ये बन रहा है। और ये जो बन रहा है ना, यहाँ जो ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट तो बन रहा है तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है। तो कोई भी रिएक्शन में, कोई भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, इस रिएक्शन में इसमें से कोई एक हो जाए, इसमें से कोई एक बन जाए, ये इसमें से कोई एक देखने को मिल जाए, 2 देखने को मिल जाए, 3 देखने को मिल जाए, 4 देखने को मिल जाए, 5 देखने को मिल सकता है, तो एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन मिनिमम एक दिखना चाहिए आपको, तब वो केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रहा है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये पहले नोट करें, ठीक है, ये पहले नोट करें, फिर हम बात करते हैं। जैसे आप बात कर लो, आप कहोगे सर एग्जांपल थोड़ा दो, भाई आपके आस पास में ना बहुत केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बता दूं, अभी एक और रिएक्शन करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, तगड़ा एक्सपेरिमेंट है, मैग्नीशियम रिबन वाला करवाएंगे, ठीक है। अभी आपको बता दूं मैं, भाई सुनो, फल पहले कच्चा रहता है, फल कच्चा से पक जाता है, केमिकल रिएक्शन है भाई। दूध दे लो, दूध देख लो क्या बोल रहा हूं मैं, दूध देख लो, दूध से दही अगर बन गया, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और सुन लो, केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं होता, एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया तो दोबारा पहले वाला चीज हम नहीं पा सकते। एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बना सकते, एक बार पेपर जल गया तो राख से पेपर पुनः नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को रिवर्स आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो पहले इसको नोट करो, एक हम तगड़ा वाला एक्सपेरिमेंट आपको करवा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाकर, तब तक हम पानी भी पी लेते हैं, ठीक है। पहले आप नोट करो इसको जल्दी से। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया यार, पानी पीने में मजा आ जाता है। वन शॉट में करना है, ज़्यादा लंबा भी नहीं जाना है, तो आराम से इसको करना है, ठीक है। मज़ा आ गया यार। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा। एक आपका एक्टिविटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के एक्टिविटी में एक बातें दी गई है, उस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं भाइयों। आई होप मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है ना तो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं, ठीक है। कमेंट करके बताएं सर बहुत मज़ा आ रहा है सर, ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन है आपके, मतलब एक्टिविटी दिया हुआ है, वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। सुनो, मेरे पास सारा जुगाड़ है, सारा जुगाड़ करके आया हूं मैं आज, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, बहुत बार मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग उसको सैंड पेपर से क्यों साफ कर लेते हैं, क्या कारण है? तो कारण सुन लो, ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नीशियम थोड़ा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो तुरंत ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करके एक ऑक्साइड का लेयर बना देता है। अब हम लोग जानते हैं कि जो प्योर मैग्नीशियम होता है, बात करूं तो ये जो प्योर मैग्नीशियम होता है भाइयों, प्योर मैग्नीशियम सुन लो, ये जो प्योर मैग्नीशियम होता है, यह वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है।
भाई लाइट मत कटना। मैं वन शॉट का सोच तो लिया हूँ, लेकिन लाइट की कोई भरोसा नहीं है। लाइट कट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, फिर पॉज करके फिर शूट करूँगा। तो प्योर मैग्नीशियम है, वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है, बहुत तगड़ा प्रकाश से जलेगा। अभी करके बताऊँगा, अभी करके बताऊँगा, देखते रहना, जुड़े रहना मेरे से। वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है। लेकिन आप बताओ, अगर मैग्नीशियम ना होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड रहे तब तो ये अच्छे से नहीं जलेगा, ठीक है। ये मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा वाइल कंबशन। इसका जो कंबशन होगा वो अच्छे से नहीं होगा। तो इस मतलब मैग्नीशियम का कंबशन अच्छे से करवाने के लिए हम लोग का जो मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड का लेयर उस पर चढ़ गया है, उस ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हम लोग उसको एक बार क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को उसको बढ़िया से साफ कर लेते हैं। जिससे क्या होता है भाइयों, जिससे जो है अच्छे तरीके से मैग्नीशियम जलता है वाइट डेजलिंग फ्लेम से। अब मैं करूँगा इसको स्टॉप। एक बार मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मुंह पोंछ लेता हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है। मैं अभी पंखा स्टॉप करता हूँ। मेरे पास अभी क्या क्या है मैं सारा कुछ दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये रहा मेरे पास मैग्नीशियम रिबन, दिख रहा है आपको? चलो एक बार बढ़िया से दिखा दूँ आपको। ये रहा मेरे पास मैग्नीशियम रिबन, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी इस को कंप्लीट करना होगा, ठीक है, क्योंकि वन शॉट में ना 2-3 घंटा का नहीं जाना चाहिए। तो मेरे पास ये रहा मैग्नीशियम रिबन। मैं इसको थोड़ा सा टुकड़ा इसको काट लेता हूँ। चलिए, मैंने इसको थोड़ा सा टुकड़ा मैग्नीशियम रिबन का लिया है आपके सामने। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास सैंड पेपर भी है, ये देखो सारा जुगाड़ है मेरे पास आज। मेरे पास ये सैंड पेपर है। वही बात किया कि अब इसको मैं अभी जलाऊंगा ना तो ये जलेगा ही नहीं, अच्छे तरीके से जलेगा ही नहीं। ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैं जलाऊंगा तो जलेगा ही नहीं। देखो ये ब्लैक ब्लैक इस पर लेयर चढ़ा हुआ है, अभी ऑक्साइड का लेयर ब्लैक ब्लैक चढ़ा हुआ है। अभी मैं इसको बर्न करूंगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन इसका कंबशन करवाऊंगा तो होगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। इसको भाई अच्छे से कंबशन करवाने के लिए पहले मैं इसको सैंड पेपर से साफ़ करता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको साफ़ कर लूँगा। देखो भाई मेरा हाथ ना कट जाए, थोड़ा तेज़ है तो मैं इस पर रख के इसको साफ़ करता हूँ, ठीक है, आपके सामने, ताकि सब कुछ आपको दिखे। तो देखो मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेता हूँ। इसको ना मोड़ के कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ध्यान से देखते जाओ आप। इसको इस तरह से मैंने साफ़ कर लिया। थोड़ा देखते रहो भाई, आपको फील दिलवा के पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके सामने करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। देखो सैंड पेपर से इसको अच्छे तरीके से हम ऑक्साइड का लेयर पहले हटा लेते हैं, तब ना प्योर मैग्नीशियम बचेगा। ऑक्साइड का लेयर हटा देंगे तो प्योर मैग्नीशियम बचेगा और तब ये अच्छे से जलेगा, ठीक है, वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलेगा। अभी आपको दिखाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में अभी, ठीक है। चलो मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। मेरे पास लाइटर भी है गलत मत समझना भाई। चलिए मैंने अब मैंने अभी पंखा बंद कर लिया है और मैं इसको ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लेता हूँ। ध्यान से देखते रहो आप, ठीक है। और मेरे पास लाइटर है। अब मेरे पास ना ये एक मिनट रुक जाओ भाई, सब कुछ है मेरे पास जुगाड़। ये देखो मेरे पास ये कॉनिकल फ्लास्क भी है। अभी जो इसका जलाने के बाद ये जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, तो जलाने के बाद वाइट पाउडर बनेगा। अब उस वाइट पाउडर जो भी होगा उसका नेचर अभी हम लोग चेक करेंगे, एसिडिक है कि बेसिक है वो भी चेक करेंगे। तो ये अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल में, ठीक है। और मैं इसको पहले जलाता हूँ, ठीक है, ध्यान से करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से करेंगे अपना लोग। तो इसको मैं आराम से इसको जलाता हूँ, देखना किस कलर से जलेगा, ध्यान से देखो भाई कैसा जला। वाइट डेजलिंग फ्लेम इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अभी क्या है ना, इसको मैं जला तो रहा हूँ लेकिन इसका वाइट वाला जो पाउडर है वो शायद गिर जाएगा, लेकिन मैं भी बहुत पागल इंसान हूँ, मैं इसको लेके ही दम मानूंगा, ठीक है। देखो आप ध्यान से, आप इसको, ये जल गया, ये जल गया, बढ़िया से जला, वाइट डेजलिंग फ्लेम से जला, हाँ जला सर। अभी ओ भाई ये तो पाउडर भाई गिर गया, ठीक है, मैं एक बार और कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन ये जो पाउडर है, देख रहे हो मेरे, ध्यान से देखो, ये जो, अरे आपको दिख ना रहा होगा लेकिन आपको एक मिनट में दिखा दूँ आपको बढ़िया से। देखो ये जो पाउडर अब मेरे हाथ में आपको दिख रहा है वो कैसा कलर का है, वाइट कलर का है, हाँ। तो ये जो पाउडर है ना, अभी मैं क्या दिखाऊँ आपको, वैसे देखो, चलो दिखा देता हूँ, क्या करूँ। चलो मैं इसमें थोड़ा पानी भर लेता हूँ। अरे भाई सारा कुछ करवा ही देते, क्यों भाई टेंशन लेना। चलो मैं इसमें पानी भर लेता हूँ,
ठीक है, ये तो बहुत कम है लेकिन यार क्या करूं, बस इतना समझ लो ना यार, मैं करवा तो सकता हूं। इसका ना बेसिक नेचर होता है। मेरे पास लिटमस पेपर भी है, अभी यकीन ना मानोगे, देखो मैं सारा जुगाड़ लेकर आया हूं। मेरे पास लिटमस पेपर भी है, देखो इसके अंदर लिटमस पेपर है। अभी मैं इसमें पानी में डुबाऊंगा इसको, और जैसे ही इसको, क्योंकि ये अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, जो व्हाइट कलर का आपको दिखा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। पंखा चालू कर लूँ भाई एक बार, काफ़ी गर्मी भी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है। अब इसको भाई ना इसमें हम मिलाएंगे तो अब अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अब वाटर में मिलने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और उसके बाद मैं रेड लिटमस पर चेक करूंगा तो ये ब्लू कलर दे देगा। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई ये तो भाई कैसा नेचर है इसका कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है। क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, जिसके पास बेसिक नेचर होगा। ठीक है, तो ये बात थी, और इसलिए हम भाई क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलो भाई समझ में आ गया, मिटा दो इसको। चलो अब आगे बात करें। हाँ सर बात तो कर लो आप। ठीक है सर ठीक है, अब ना केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। सुनो 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 सुनो, केमिकल इक्वेशन। सर केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बता रहे हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं एलिमेंट्स, या जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स भाग ले रहे हैं उसका आप सिंबल, या जो सब्सटेंस भाग ले रहे हैं उसका केमिकल फार्मूला की मदद से आप जो है ना केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बड़े बड़े रिएक्शन, इतने बड़े रिएक्शन है, इतने बड़े रिएक्शन को आप लिखते रहोगे कि ऐसे लिखोगे, बताओ आप देखो कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। When oxygen react with hydrogen then water is formed, बताओ कितना बड़ा हो गया, टाइम भी कंज्यूम करेगा लिखने में। और पता है ये आप करोगे, ऐसा करोगे तो इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी पता नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है, क्या ये जो रिएक्शन हो रहा है, क्या इस रिएक्शन में मेरे को हीट भी देना है, कि क्या कुछ स्पेसिफिक प्रेशर देना है, या कैटलिस्ट का यूज किया है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त होगा। तो केमिकल इक्वेशन से हमको बहुत इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, सुनो। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखते रहो भाई, देखते रहो। बैलेंस्ड में क्या होता है, सुनो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, आपको क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, बता रहे हैं। और अनबैलेंस में क्या होगा, सुनो, अनबैलेंस में क्या होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड नॉट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। भाई थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि वन शॉट में वीडियो कंप्लीट करना है ना, इसीलिए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे। और बताता हूँ, ये एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखो H2 + O2, ये आपको H2O देगा, तो इसको मैं इधर 2 लिख के और यहाँ 2 लिख के देख लेता हूँ। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन की 2 2 जा 4 है। देखो ये दोनों को गुना करना पड़ता है, ठीक है। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है सर, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। इधर देखो, इधर भी 2 2 जा 4, इधर गुना करना पड़ता है। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है सर, देख लो ना, इससे गुना करेंगे तो ये 2 ही ना ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन 2 है। लेकिन इसी को मैं अगर इधर लिखूँ, इसका रिएक्शन H2 + O2, देखते रहो भाई, आप देखते रहो। H2 + O2 ये बनेगा H2O। अब देखो यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है। ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। और इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1 है। क्या इधर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, नहीं है। क्या इधर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, हाँ। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल रहेगा तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड।
क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हैं? तो लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। सपोज मान लो, इधर मैं मिटा देता हूं 2 सेकंड के लिए। अगर मान लो हाइड्रोजन हमने 20 ग्राम लिया है और ऑक्सीजन 30 ग्राम लिया है, तो हमारा जो वाटर बनेगा वो 50 ग्राम बनेगा। इस दोनों को जोड़ना पड़ता है क्योंकि ये 20-30 मिला के 50 ग्राम होगा। तो रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट्स या सब्सटेंस का मास होगा वही प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे में तो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करवाने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो ठीक है, तो इसको नोट करो नोट करो भाइयों, चलिए नोट कर लीजिए। कितना मिनट का वीडियो बना भाई? 36 गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आई होप आप जल्दी से नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि भाई बैलेंस कैसे किया जाए। तो देखो भाई, इक्वेशन को बैलेंस करने का वीडियो मैं इसमें नहीं डालूंगा। ओ भाई साहब, मैंने इसको ना अभी ये जो स्क्रैच किया जिसके वजह से ये ख़राब हो गया बोर्ड। ओह, मैंने भी घर पर काम कर दिया। देखो भाई, मिट ही नहीं रहा। अच्छा, इसको कर लेंगे हम लोग कवर, छोड़ो। मैंने भी क्या गलत काम कर दिया यार, मैं अपना नुकसान कर दिया चलो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 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 आगे बढ़े। देखो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ना एक अलग वीडियो बनेगा और बना भी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बैलेंस करने वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो अभी करूँगा तो भाई ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे एक टॉपिक और था कि हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे? अब क्या करना है कि अगर इक्वेशन में कोई भी केमिकल इक्वेशन है, उसमें जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका आप स्टेट दिखा दो, लिक्विड में है, सॉलिड में है कि गैस में है वो दिखा दो। या कोई भी केमिकल इक्वेशन में आप हीट दे रहे हो, तो या उस इक्वेशन या उस केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो दिखा दो आप, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा। या एक और काम कर सकते हो, कंडीशन दिखा दो। कहने का मतलब क्या कि मतलब वो जो रिएक्शन आप करवा रहे हो, क्या वो रिएक्शन करने के लिए कोई आपको कैटलिस्ट देना पड़ रहा है? कैटलिस्ट देना पड़ रहा है कि मतलब उसमें कोई टेम्परेचर देना पड़ रहा है, या उसमें मतलब कोई प्रेशर देना पड़ रहा है, यानी कुछ कंडीशन है क्या उसका? देखो, कोई बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें वो अगर कंडीशन नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे अमोनिया अगर बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक मतलब एक प्रेशर और टेम्परेचर, और उसके साथ साथ हमको एक कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन होता है। थोड़ा कैटलिस्ट बता देता हूँ क्या होता है, नहीं तो भर जाएगा कमेंट, सर कैटलिस्ट क्या होता है। देखो, CATALYST। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है समझो भाई। कैटलिस्ट क्या होता है? देखो, कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। या चलो बढ़िया से लिख दूं, रेट ऑफ, ऐसे लिखता हूं, which can increase or decrease the rate of reaction। अब बताता हूं आपको, सुनो। कैटलिस्ट वो होते हैं जो कोई रिएक्शन अगर स्लो होता है उस रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, या कोई रिएक्शन बहुत मतलब तेजी से होता है तो उसको बहुत स्लो कर देंगे, वही होते हैं कैटलिस्ट। बहुत सारा कैटलिस्ट होता है, 2 तरह का कैटलिस्ट होता है। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट में PD, PT ये सारा एग्जांपल हो गया। निगेटिव कैटलिस्ट में एक लिख लो, अल्कोहल वगैरह हो गया, ये सारा निगेटिव कैटलिस्ट में आता है। ये सब पढ़ना नहीं था लेकिन बता दिए, कैटलिस्ट का डिस्कशन हो गया तो बता दिया मैंने। हाँ, ठीक है सर, बता दिए, बहुत अच्छा किए।
तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएंगे वो नेगेटिव कैटलिस्ट। एग्जांपल भी डाल दिया, बहुत ही बढ़िया सर। आगे बढ़ो आप सर, आगे बढ़ो सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, आई होप आप पीछे जाके नोट कर रहे होंगे, क्योंकि वन शॉट में वीडियो कंप्लीट करना है तो थोड़ा तेजी ही रखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं भाई? सुनो, केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखते रहो भाई मजा आएगा। एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि लाइट ना कटे। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोर्ड पर हम ना स्लो लिखते हैं, क्या करें। और पांचवा होता है रेडॉक्स रिएक्शन, और एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी होता है, तो वही बीच में ही डिस्कस कर लेंगे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप होता है। सुनो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप होता है, बता देता हूँ इधर ही। एक होता है डिकम्पोजिशन में, या एक होता है फोटोलाइटिक, एक होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखते रहो मजा आएगा। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। बहुत ही बढ़िया सर, आगे बढ़ लो आप। एक होता है, एक फोटोलाइटिक हो गया, एक थर्मल हो गया। एक होता है हमारा ये क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। भाइयों दिल गुर्दा फेफड़ा सब कुछ खोल के रखो, तभी समझ आएगा। अब रेडॉक्स में 2 प्रकार का होता है भाई। एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रिडक्शन रिएक्शन, ये ई है, रिडक्शन रिएक्शन। ये सारी की बात करते हैं अभी, ठीक है। सभी कंप्लीट करेंगे, बस इसको नोट कर ले, तब तक हम पानी पी लेते हैं। इसको जल्दी से नोट कर ले। मजा आ गया यार। चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, मजा आ रहा है? हाँ सर मजा तो आ रहा है। चलिए इसको मिटा के कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। भाई अगर मजा आ रहा होगा ना तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, सर काफी मजा आ रहा है। और चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, डेफिनेशन लिखने की जरूरत होगी, चलो लिख देता हूं। क्या करूं सर, क्या करूं, लिखना तो पड़ेगा। चलो, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स भी कंबाइन to form single substance is known as combination reaction। भाई इसी को combination reaction कहते हैं, ठीक है। चलो भाई सुनो, मैं एक बार लिखूंगा A + B, ये बनेगा AB, खत्म। या A + B + C। बकरी बन गए सर क्या आप? क्या कर रहे हो सर? भाई सॉरी यार। हाँ देखो, जब ना वही डेफिनेशन में भी वही लिखा है, जब 2 या 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे या एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे तो वही हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ 2 मिलकर 1 बना रहा है, यहाँ 3 मिलकर 1 बना रहा है, 4 मिलकर भी 1 बना सकता है, लेकिन बनना एक ही चाहिए,
3-4 रिएक्टेंट मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वही हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसका सर एक एग्जांपल दे दो। चलो बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, ये मैग्नीशियम वाला ही देता हूँ। अभी जो करवाया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसका फिजिकल स्टेट भी लिखना पड़ेगा। लिख दिया मैं 2, इधर 2, बैलेंस हो गया। ठीक है, एक और कर लूँ, एक और कर लूँ, कैल्शियम ऑक्साइड वाला। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हीट भी निकलेगी। अब इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को यही डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो इसको भाई ये जो CaO है ना, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर, इसको क्या बोलते हैं? CaO, इसका होल टॉय, इसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा। इसमें हीट निकल रहा है तो चलो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक यहीं पे डिस्कस करते हैं। देखो 2 तरह का रिएक्शन और होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और एक होता है इंडोथर्मिक। चलो यहीं पे डिस्कस कर लूँ, एंड इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, इंडो मंडो संडो। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, हीट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब्ड होगी। बस हो गया, खत्म। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी यानी हीट रिलीज होगी तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक। एग्जाम्पल दे दूं? चलो एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक्सोथर्मिक में आपका रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हमारा जो इंडोथर्मिक है वो, उसमें अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ये हमारा क्या है? ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि रिस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है या एनर्जी बनती है, तो इसीलिए ये क्या है? रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी क्या होती है? ENERGY एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई यानी ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसमें रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इंडोथर्मिक में क्या है? फोटोसिंथेसिस एक इंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तब जाके भाई क्या होता है? यहाँ पर हमारा ग्लूकोज बनता है। चलो बातें करेंगे और आगे। चलो यही है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैंने बता दिया। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे चल रहे हैं। चलो भाई, और इसमें ना एक और क्वेश्चन है NCERT में कि भाई जब भी, अच्छा ये वही रिएक्शन है जो हम दिवाली में वो करते हैं। तो सुनो, एक तगड़ा बात बताता हूँ कि जब भी हम ना चूना को पानी में घोलते हैं, उसके बाद सेलेक्ट लाइम जो बनता है हमारा यहाँ पे, तो उसके बाद हीट भी निकलती है। और वर्कर जो है हमारे घर में पुताई जो करता है, तो भाई पुताई तो करके जाता है लेकिन यार कलर ही नहीं पकड़ता है यार। तो लोग कहते हैं यार ये क्या काम किया, ये छिछाड़ के चल गया, एक रत्ती रंग आया ही नहीं। लेकिन भाई उसको तो केमिस्ट्री पता ही नहीं है, क्योंकि भाई ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो बना है, इसका कलर जो है वो कैसा है? इसका कलर ही नहीं है भाई, ये कलरलेस होता है। अब स्लोली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगला रिएक्शन भी लिखता हूँ। स्लोली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लोली हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT होता है। तो 2 से 3 दिन लग जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे रिएक्शन करता है, तब जाके व्हाइट कलर अच्छा फिनिशिंग आता है। तो उसको तो केमिस्ट्री पता ही नहीं है, तो वो कैसे जानेगा? इसलिए बोलता है भाई, मजदूर को बोल देता है बेचारे को कि भाई छेछाड़ के चल गया तुम, तो उसको तो केमिस्ट्री पता रहेगा तभी ना। उसको पता ही नहीं है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और वो जो पुताई किया है वो CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कलरलेस होता है और धीरे धीरे वो
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो एक प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का, और तब जाके व्हाइट कलर कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से अच्छा कलर आ जाता है, एकदम व्हाइट फिनिशिंग आ जाता है। तो वो तो केमिस्ट्री उसको पता नहीं है, तब क्या करेगा बेचारा, है ना, कुछ जानता तो है नहीं, तो इसीलिए बोलता है छेछाड़ के चल गया। तो ये बात होती है, मैंने ये भी बता दिया। अब आगे बात करते हैं, सुनो। हाँ, मजा आ रहा होगा। हाँ चलिए, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए, इतनी बात तो आप जान गए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप पीछे जाके आप नोट कर लिए होंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जानदार, मालदार, शानदार, एकदम बढ़िया से। चलिए आगे बात करें डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। चलिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई राइटिंग अच्छा नहीं है तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। डिजिटल बोर्ड रहता है तो अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट रहता, लेकिन क्या है ना, व्हाइट बोर्ड पर लिखना भी पड़ता है, वहाँ पहले से लिखा रहता। चलिए कोई बात नहीं है। चलो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, बस डेफिनेशन लिखने की जरूरी है। चलो लिख देता हूँ। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस split off into two or more than two simpler substance is known as decomposition reaction, is known as डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, टूटता है, स्प्लिट करता है, तो उसी को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मैं उल्टा लिख दिया, ABC है ना। अब ये कंपाउंड है या एक सब्सटेंस है, इसको हीट से या कोई एनर्जी डालकर इसको तोड़े, और तोड़ने के बाद A बना, B बना और C बना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कोई एक कंपाउंड से 3 बन रहा है, तो यही तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, यही तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या सर, लेकिन एक बात लिखिएगा कि ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी तो एटलीस्ट आपको देनी पड़ेगी उस कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो आपको बताया मैं कि एनर्जी अगर अब्जॉर्ब हो जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो चलो बारी बारी से बात कर लें। पहला हमने किसकी बात की थी, पहला हमारा था थर्मल डीकम्पोजिशन ना, यही था ना, या जो भी था, बारी बारी से बात करते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन, इसका टाइप था डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। ऐसा रिएक्शन, ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, वो ब्रेक करते हैं किससे, हीट से। हीट डालकर अगर आप कोई कंपाउंड को ब्रेक कर पा रहे हो और उसके बाद 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड मतलब सब्सटेंस बन रहा है, तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन है। थर्मल का मतलब ही होता है हीट। एग्जाम्पल दूं, NCERT वाला, हाँ सर दे दो आप, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको आप हीट दोगे, देखो ये डेल्टा का साइन हीट के लिए होता है। इसको जब आप हीट करोगे तो PbO बनेगा, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। इसको बैलेंस में नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना बैलेंस, ठीक है। इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, ये लीड नाइट्रेट का कोई कलर नहीं होता। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आप कलर याद करवा दो। भाई आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कलर आपको याद होता जाएगा, ठीक है। और ये लीड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, लीड ऑक्साइड का कलर येलो होता है, याद रखना। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एसिडिक गैस होता है, क्योंकि ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है ना। देख लो, ये नाइट्रोजन नॉन मेटल, ये ऑक्सीजन। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक एसिड बना देगा, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। और इसका कलर रेड होता है, नहीं ब्राउन होता है, सॉरी ब्राउन कलर का गैस निकलता है।
तो देखो यहाँ एक सिंगल सब्सटेंस दो तीन में टूटा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हीट से टूटा है, इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगला बता देता हूँ दूसरा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। एक और करना चाहो तो वो भी कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ठीक है। इसको आप हीट करो, ये व्हाइट कलर का होता है, संगमरमर इसी को बोलते हैं भाई। हाँ, तो ये इसको हीट करोगे तो CaO और प्लस CO2 बनता है, ठीक है। इसका ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये भाई गैस होता है, ये भी गैस होता है। चलो, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है। चलो, मैंने सब बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये भी येलो, ये भी वाइट ही होता है भाई, ये भी वाइट ही होता है। चलो, नोट कर लो, ये था थर्मल डिकम्पोजिशन, नोट करो। और उसके बाद हम बात करते हैं फोटोलाइटिक और हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में। चलो, नोट कर लो, कर लिया भाई। अब बात करते हैं, चलो चलो चलो, चैप्टर को पूरा तरह से सफाया करना है अपना लोगों को। अब बात करते हैं, हमारा थर्मल हो गया, अब बात करते हैं फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कंपाउंड को तोड़ने के लिए फोटो मतलब क्या, लाइट की जरूरी हो। अगर कोई कंपाउंड को तोड़ने के लिए, अगर कोई कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए लाइट की आवश्यकता हो, लाइट लगे, लाइट से कोई कंपाउंड को आप ब्रेक करवा रहे हो, तो ये हमारा क्या होता है? फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है। चलो एग्जांपल दूं, AgCl पकड़ लो आप, AgCl, इसमें आप लाइट डालो, ठीक है, तो ये क्या होगा? Ag प्लस Cl में Cl2 गैस में टूट जाएगा। ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है। हे भाई कैसा बात कर रहे हो, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है। एक और है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये इसमें भी लाइट आप पास करवाओगे, ये Ag और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। बैलेंस कर लेना आप, मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब सुनो, AgCl एंड AgBr, ये दोनों का काम क्या पता है? ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी करते हैं इससे, ठीक है। और पता है आपको, AgCl और AgBr को हम लोग डार्क कलर के बॉटल में बंद करके रखते हैं, जैसे काला बॉटल में, क्योंकि काला बॉटल क्या करता है कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं तो पता चलेगा कि हम ऐसे ही कोई बॉटल में रख दिए, वाइट कलर के बॉटल में, उसमें लाइट पास कर गया और पता चला कि उसमें रिएक्शन ही कर लिया, AgCl रिएक्शन कर लिया और Ag और ये सब बना दिया, तब तो वो यूजलेस हो जाएगा, काम नहीं करेगा ना। इसीलिए AgCl और AgBr को हम लोग ज़्यादातर जो है काला कलर के मतलब डब्बा में रखते हैं, ताकि वो उसको लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और रिएक्शन ना हो पाए, ठीक है। ये है फोटोलाइटिक। आगे बात करते हैं, आगे हमारा फोटोलाइटिक हो गया, उसके बाद है थर्मल भी हो गया। अब है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, अब है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कोई कंपाउंड को तोड़ने के लिए, ध्यान से सुनो भाई, कोई कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़े तो वो हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। एग्जांपल दे दूं, बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूं, H2O का। ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसमें भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे ना, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाएगा, ये गैस और ये गैस, देखो यही है। इसमें हम बिजली से इस कंपाउंड को तोड़े हैं, खत्म। चलो नोट कर लो आप, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला दे सकते हैं, लेकिन भाई उतनी की ज़रूरत नहीं है, बस आप नॉर्मल जो NCERT में दिया हुआ है वो आप पढ़ो। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन, इसमें हमेशा डबल अमाउंट में आपको हाइड्रोजन बनेगा, ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में आपको हाइड्रोजन निकलेगा, यानी हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम होगी हमेशा ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होगी। आप देख लो ना यहाँ पर, चलो इसको बैलेंस करके बता देता हूँ, यहाँ 2, यहाँ पे 2, देख लो आप, यहाँ पर इसका वॉल्यूम अगर 2 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा, मोल बोले तो, यानी अगर ये 2 लीटर हाइड्रोजन बना तो ये ऑक्सीजन 1 लीटर बनेगा, हमेशा जो ऑक्सीजन से डबल बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है, वॉल्यूम में बात करें तो। हाँ,
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी था, तो आप समझ लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। कितना घंटा का बना भाई अपना? ओ भाई 1 घंटा चला गया ना, मुझे पता था। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1.5 घंटा में अपना लोग ना कोशिश करते हैं कंप्लीट कर दें। चलिए अब बात करते हैं। सुनो 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 गौर से, दुनिया वालों बुरी नज़र में हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी। यस जी, हम लोग हिंदुस्तानी हैं एकदम, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझो भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन में डेफिनेशन अपना लिखने वाला हूं। ठीक है, अब समझ लेना, आप बुक से देख लेना, मैं ऐसे ही बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो ज़्यादा पावरफुल, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लात मार के, धक्का दे के बाहर कर देते हैं और नया कंपाउंड बना लेते हैं। उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जोर जोर से बोलने के कारण थोड़ा एनर्जी घट गया है। क्या समझा आप लोग? आपने को मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को लात मार के बाहर कर देते हैं। उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी, तो चलो रिएक्टिविटी सीरीज देख लो। सबसे ऊपर में आपको क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर में आपको पोटेशियम दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, ठीक है, कैल्शियम दिख रहा है। तो जो ऊपर में आपको दिख रहे हैं, जो ऊपर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप में आपको दिख रहे हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और जो आपको बीच में दिख रहे हैं, जो आपको बीच में दिख रहा होगा, वो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो। और जो सबसे नीचे आपको दिख रहे हैं, वो बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी बहुत ही लेस बोले तो बहुत ही एक तरह से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलो तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का। सुनो, इसका मैं ऐसे बना देता हूँ, जैसे अगर ए बी प्लस सी है और सी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से, तो क्या करेगा? सी आएगा, कहेगा बेटा निकल जा मेरे घर से, तू मेरे घर से ना, मतलब ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं लात मार के तुमको ख़त्म कर दूंगा, आपके घर से भगा दूंगा। ये ज़्यादा रिएक्टिव था और ये ए कम रिएक्टिव था। ठीक है, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, ए और बी दोनों पत्नी हैं। ठीक है, अब सी जो है तनी ज़्यादा पैसा वाला हो गया, एकदम सब कुछ हो गया उसके पास, वेल्थ हेल्थ ए टू जेड चीज़। ठीक है, जिससे रानी को वो खुश कर पाए, जिससे ये मतलब इसकी पत्नी को खुश कर पाए, तो ये आएगा आराम से, इसको क्या करेगा? हटा देगा, कहेगा भाग यहाँ से, तुम जो है ना इसके काबिल नहीं रहा, तो आराम से इसको भगा देगा और सी भी यहाँ पर आ जाएगा और बेटा ए तो चला गया तेल लेने के लिए। समझ में? तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके जगह से बाहर कर देता है, यानी उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर कर देता है। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जांपल देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में जो दे रखी है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है ना। हाँ, उसके बाद Fe, ये क्या बनाता है? ये देखो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको दिख भी रहा होगा, यानी आपने अभी देखा भी, आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आएगा, इसको इसके जगह से बाहर कर देगा और क्या बना देगा? FeSO4 और प्लस में कॉपर बाहर चला गया, ख़त्म। अब देखो ये जो CuSO4 है, इसका कलर ब्लू होता है, याद रखिएगा। और ये जो होता है ना, ये FeSO4, ये लाइट ग्रीन होता है, इसका कलर जो है लाइट ग्रीन होता है, हल्का हल्का हरा होता है। ठीक है, ये बात होती है। यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़े भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट के पास चले? हाँ सर, चलिए चलिए चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के पास चलिए सर आप। ठीक है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया सर, पढ़ा दो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस एक्सचेंज करता है। आयंस के एक्सचेंजिंग के वजह से न्यू कंपाउंड्स जब बनेंगे तो वही होंगे हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर ए बी है और प्लस में सी डी है, ठीक है, तो क्या करेगा? सी डी जो है बी के जगह आ जाएगा और
बी जो है वो यहाँ डी के जगह आ जाएगा, ठीक है, और तब नया कंपाउंड बनाएगा। ये देखो कैसे, ए डी और प्लस सी बी, इस तरह का कंपाउंड, यानी आयंस एक्सचेंज कर लिया, ये इधर चला गया, ये उधर चला गया, ये उसके जगह पे, ये उसके जगह पे। तो ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है क्या था एग्जांपल भाई, एक बार एग्जांपल BaSO4 प्लस, एक बार मैं कंफर्म हो लूँ कि एग्जांपल क्या था, मेरे को ध्यान नहीं है, मतलब याद ना आ रहा है भाई क्या एग्जांपल था, मैं एक बार चेक कर लूँ जरा, ठीक है। एक मिनट, या पानी पी लूँ तब तक पानी भी पी लेता हूँ। ठीक है भाई, मेरा तो बुरा हाल है भाई, क्या मैं करूं। चलिए, क्या था भाई एग्जाम्पल, याद ही ना आ रहा मेरे को। चलो देखते हैं, अगर उधर NaCl बन रहा था तो BaCl2 और प्लस में क्या था, हाँ, अगर बेरियम सल्फेट बन रहा है और अगर सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो Na2SO4 तो नहीं था। देख लेते हैं भाई एक बार में, अगर नहीं भी याद है ना तो मेरे को कंसेप्ट पता है तुरंत याद हो जाएगा। तो क्या बन रहा था, NaCl बन रहा था और प्लस में BaSO4 बन रहा था। आई होप सो, मेरे को याद ना है, मेरे को मतलब याद नहीं आ रहा है, बस अभी ऑटोमेटिक ब्रेन में नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक यही होना चाहिए। BaSO4 शायद वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT बनता है यहाँ पे, ठीक है। आप देख लेना, अगर गलत होगा ना तो आप सही कर लेना ज़रा, ठीक है। मेरे माइंड से स्लिप है और मेरे पास अभी NCERT बुक नहीं है। मैं अब हमेशा क्या है ना कि ब्रेन में बातें रहती नहीं है ना, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं सही तो लग रहा है ये एक मिनट, हाँ, NaCl बना और BaSO4, मेरे को तो लग रहा है यही होना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि कंसेप्ट तो यही बोल रहा है कि ये एक्सचेंज करेगा। हुआ क्या है कि ये देखो, ये आयन यहाँ चला गया और ये वाला आयन इधर चला गया, वही चीज़ बना है और नया कंपाउंड बना है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर कहीं अगर मिस्टेक हो गया होगा मेरे से तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप देख लेना एक बार, लेकिन मेरे को लग रहा है ये सही है, ठीक है। चलो, और देखो इसमें प्रेसिपिटेट बना है व्हाइट कलर का, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो PPT रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये याद रखना। नहीं तो मेरे पास और एग्जांपल है, जैसे देखो PbNO3 का होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट, इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाओ तो बनेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आयोडाइड वाला आयन इधर जाएगा और नाइट्रेट वाला आयन इसके पास चला जाएगा, तो क्या बनेगा, लीड आयोडाइड यानी PbI2 बनेगा और प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लेना, और यही है प्रेसिपिटेट। डाउन एरो प्रेसिपिटेट को दिखाता है और येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ये यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। यही है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आयंस का नॉर्मल एक्सचेंजिंग हो गया, खत्म, ठीक है। चलो, ये तो आपको बताया ये कलरलेस होता है, आपको लीड नाइट्रेट कलरलेस होता है और ये येलो कलर का होता है, बस बात यही है। फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूँ, ये भाई सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, लेकिन एक्वस लिख लो आप, ठीक है, एक्वस होता है, एक्वस सोल्यूशन है ये सारा, ये एक्वस है, ये सॉलिड में होगा। प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड में होता है, ये याद रखिए, ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, हाँ, और ये भी एक्वस, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी बातें को, ठीक है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, पीछे जाके नोट कर सकते हैं आप लोग। अभी मेरे प्यारे बच्चों बोरिंग क्यों हो रहे हो, विजेता सर आपके सामने खड़े हैं, एक एक बात आपके दिमाग में खोपड़ी में ना घुसा दिया ना तो मेरा ना कुछ ना बोलूँगा इसके आगे, नहीं तो आप सच में ऐसा कर दोगे। छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस, ठीक है। गर्मी तो लग रही है लेकिन कोई बात नहीं है भाई, मैंने बोला तो 1 शॉट में ही कंप्लीट करूँगा, और लाइट भी साथ दे रहा है, थैंक यू। चलो अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन, भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं,
नहीं, मैंने तो छोड़ा तो नहीं है। हाँ नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो RED से पता ही चल रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन होगा, पहला नंबर RED से रिडक्शन, और OX से बैल नहीं, OX से ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाँ, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए, तो वो जो रिएक्शन होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है मैं बताता हूं। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो अगर आप कोई भी सब्सटेंस से या डायरेक्ट कहो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या कोई भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन आप रिमूव कर रहे हो तो भी ऑक्सीडेशन, या कोई भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है फिर भी ऑक्सीडेशन। बहुत तरीके हैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का। रिडक्शन ठीक इसका उल्टा, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, इसमें करेंगे रिमूवल ऑफ, तो पहले लिख लो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई सब्सटेंस से हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो रिडक्शन होगा। अगर कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो भी रिडक्शन। या कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस में अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो तो वो भी रिडक्शन कहलाएगा। 3 तरीके से बता दिया। अभी क्या करना है, अभी एग्जाम्पल ठोक देना है आपके सामने। एग्जाम्पल ठीक है, देखो भाइयों, देखो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन, यानी कॉपर ऑक्साइड पे ना आप हाइड्रोजन गैस पास करवाओ हीट करवा के। अब हीट ना लिख रहा हूँ, चलो हीट भी लिख देता, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा कॉपर और वाटर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हो क्या रखा है, देखो ध्यान से। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, हम एकदम आराम से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखो सॉरी, हाँ अभी कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ही नहीं, कॉपर अकेला हो गया। तो यानी क्या हुआ, इस सब्सटेंस से कॉपर से ऑक्सीजन चला गया, हट गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अभी पता चल जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, अभी बताया मैंने आपको। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, यानी यहाँ पर रिडक्शन है, ठीक है भाइयों, बातें समझ में आ रही है। हाँ अब देखो यहाँ हाइड्रोजन बेचारा, यहाँ पर हाइड्रोजन बेचारा अकेला है कि नहीं। अब देखो इधर कट खटाक, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो मैं क्या बोला, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड कर दो ऑक्सीजन का एडिंग कर दो, तो वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा। अब सुनो, एक बढ़िया बात बताता हूं, इसमें एक और बातें आपको जाननी चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। और एक बात है रिड्यूसिंग एजेंट, अरे भाई ये क्या हो गया, अच्छा मेरे पसीना से भीग गया जिसके वजह से थोड़ा दिखा नहीं, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पसीना चला गया यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाइयों, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बताता हूं। देखो, जो ऑक्सीजन देने का और हाइड्रोजन निकालने का काम करे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या रिडक्शन की बात करें तो जो हाइड्रोजन जोड़ने का काम और ऑक्सीजन निकालने का काम करे वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक ट्रिक बताता हूं। देखो, जिसका, मैं यहां पे बता दूं, हाँ, जिसका हिंदी में लिखता हूं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी पॉइंट, जिसका रिडक्शन होगा, वो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना। देखो बताता हूं। अब देखो सुनो, यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है भाई? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा करना था, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हो रहा है तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एकदम उल्टा कर देना, यही ट्रिक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुनो 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 भाइयों सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर रिडक्शन किसका हो रहा है? किससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको दिख भी रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, इसीलिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार रूप से ये बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब बात करें आगे, चलिए नोट कर लीजिए। आई थिंक आप नोट किए होंगे। अब मैं इसको जल्दी से मिटाऊंगा। अगर आप नहीं लिखे थे तो आप पीछे जाके नोट कर सकते हैं। आप पीछे जाके नोट कर लेना, ठीक है? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक एक तरह से समझ लो तो, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। सॉरी, ऑक्सीडेशन नहीं, क्या क्या बोल रहा हूं, इफेक्ट्स ऑफ, हाँ चलो ऑक्सीडेशन ही बोल लो आप। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है? चलो बताता हूं, सुनो बताता हूं अच्छे तरीके से। पहला इसमें पढ़ना है हमको रस्टिंग के बारे में या कोरोजन पर समझ लो, और दूसरा है भैया हमारा रेंसिडिटी। एकदम एक सुर में इस चैप्टर को हम अब पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। एक तरह से समझ लीजिए तो पूरी तरह से आप कंप्लीट हो ही गया। कोरोजन क्या होता है? ये ऐसा फेनोमेनन होता है, ये ऐसा फेनोमेनन होता है जिसमें जो मेटल सरफेस होता है, जिसमें जो मेटल सरफेस होता है वो क्या होता है? सरफेस, हाँ, जिसमें मेटल सरफेस होता है वो क्या होता है? क्रोड हो जाता है। यानी ऐसे नहीं लिखूंगा, बढ़िया से लिखूंगा कि मेटल सरफेस आर eaten up by the action of air, water and some chemicals। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कुछ केमिकल्स में एसिड हो जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई मेटल का सरफेस ना एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से यानी वाटर की वजह से, या कुछ केमिकल्स एसिड की वजह से मेटल का सरफेस अगर खराब हो जाएगा, मेटल का सरफेस बर्बाद होने लगेगा, ठीक है, क्रोड होने लगेगा, तो ये प्रोसेस ही कोरोजन कहलाती है। और जनरली हमको इस चैप्टर में, फिलहाल में इस चैप्टर में कोरोजन में हमको एक ही चीज पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी आयरन में जंग कैसे लगता है। सुनो, अभी बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रस्टिंग और कोरोजन में अंतर क्या है। देखो, आयरन में अगर कोरोजन होगा तो उसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, दैट इज रस्टिंग। ठीक है, और कोई और मेटल में अगर कोरोजन होगा तो उसको कोरोजन ही बोलेंगे। ठीक है, ये अंतर है। तो आयरन में रस्टिंग कैसे होता है? सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आयरन है, Fe है, वो ऑक्सीजन यानी एयर और मॉइस्चर यानी वाटर के संपर्क में आने से ये क्या होती है? इसमें रस्ट आने लगता है, यानी रस्ट लग जाता है और बनाता है Fe2O3.XH2O, X मोल्स वाटर यहाँ पे बनता है। यही रस्ट होता है, यही रस्ट है, ब्राउन कलर का होता है। बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से रस्टिंग होती है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब रस्टिंग हो रही है तो बचाए कैसे भाई? रस्टिंग तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। अगर कोई मेटल के कोई आप सरफेस है वो ख़राब हो गया तो कैसे बचा जाए? तो देखो कैसे बचेंगे, प्रिवेंशन या प्रोटेक्ट कैसे कर सकते? तो पेंट कर दो भाई, आप उस मेटल के सरफेस पे पेंट कर दो। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन कर दो,
गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल के सरफेस पे जिंक का कोटिंग कर देते हैं। क्या? जिंक का कोटिंग करते हैं, ठीक है। या एनोडाइजिंग करवा दो, एल्युमिनियम का लेयर चढ़ा दो, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दो, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम प्लेटिंग होता है, वो करवा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आप ना उस मेटल के सरफेस को यानी आयरन के सरफेस को ब्लॉक कर दे रहे हो, जिससे ना तो एयर अंदर जा पाएगा, ना ही ऑक्सीजन अंदर, सॉरी, ना तो एयर अंदर जा पाएगा और ना वाटर अंदर जा पाएगा, जिसकी वजह से रस्टिंग होगी ही नहीं। अब सुनो, एक बहुत तगड़ी बात बताता हूँ। एक तगड़ी बात यह है कि सुनो, रस्टिंग तभी होगी जब जो है मॉइस्चर मिलेगी और एयर मिलेगी, दोनों मिलना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज को मतलब नहीं मिला तो रस्टिंग नहीं होगी। वही बात मैं बता रहा हूं, अगर आपको रस्टिंग करवाना है, सुनो भाई, अगर आपको आयरन के सरफेस पे रस्टिंग करवाना है तो उस आयरन के मेटल पर ऑक्सीजन भी जाना चाहिए, यानी एयर भी जाना चाहिए, और दूसरा चीज वाटर भी जाना चाहिए, तब जाके रस्टिंग होगी। अगर दोनों में से कोई एक चीज मिस हो गया तो नहीं होगा। इसीलिए पेंट करते हैं तो भाई एक लेयर चढ़ जाता है, जिसके वजह से ना तो एयर अंदर जा पाता है, ना ही वाटर अंदर जा पाता है, तो रस्टिंग कहाँ से होगी? ठीक है, ये बात होती है। ये वो टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ठीक है। हाँ भाई, वहाँ पे देख लिया मैंने बच्चे होशियार है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। हाँ चलिए, ये है रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको बता दिया। अब रेंसिडिटी क्या भाई? रेंसिडिटी भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फूड का जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो खाना खराब हो जाएगा, खाना का स्मेल खराब हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ऑयली फूड का होता है, खाना खराब हो जाएगा, खाना का स्वाद चेंज हो जाएगा, और मतलब उसमें से अजीब स्मेल आने लगेगा जो अच्छा नहीं है। ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है भाई। अब रेंसिडिटी हो गया, फूड भाई खराब हो गया, तो उसको हम खाएंगे कैसे? अगर मान के चलिए पापा अगर काम करने जा रहे हैं और वो पापा जो है सुबह में खाना खाए, उसके बाद मतलब जो है रात में खाना खाएंगे, अब इतने समय में तो फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको क्या करें? तो उसको बचाने के लिए, यानी फूड को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करवाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, वो बता देता हूँ। पहला जो है, लो टेम्परेचर में फूड को रखो। लो टेम्परेचर में आप फूड को रखो, जैसे फ्रीज वगैरह में हो गया, ये सारे चीज़ों में आप फूड को रखोगे तो लो टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन बहुत स्लो होता है। ऐसा नहीं कि भाई आप फ्रीज में घुसा दिए पूरा साल भर में खाना अच्छा रहेगा, नहीं भाई, 1 से 2 दिन वो ही खाना रख पाएगा अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं। तो लो टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन स्लो होता है, तो ज़्यादा समय तक आप खाने को सही तरीके से रख सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर लो। एंटीऑक्सीडेंट जैसे आता है भाई, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट आता है जैसे BHA, BHT का यूज कर सकते हो। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन होता है। इसकी ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लो, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटी मतलब क्या? ऑक्सीडेंट का दुश्मन, यानी ऑक्सीडेशन का दुश्मन, ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा ये। तो ये अगर फूड में मिक्स कर दोगे तो फूड का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, तो खाना ज़्यादा देर तक रहेगा बचा हुआ, ठीक है। या आप फूड का पैकिंग कर सकते हो नाइट्रोजन गैस से। पैकिंग ऑफ फूड विथ N2 गैस। नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव गैस होता है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और खाना ज़्यादा समय तक पैक मतलब ज़्यादा समय तक भाई रह सकता है खाना, समझ में आया? हाँ, तो जैसे हमारा चिप्स वगैरह हो गया, तो ये सब जो है ना नाइट्रोजन गैस, उसमें हवा जो भरा रहता है। ऐसा नहीं कि भाई हवा भरा रहा है कि भाई वो ठग रहा है, नहीं नहीं नहीं, उसमें हवा नहीं भरा यानी नाइट्रोजन गैस नहीं भरा तो आप खाने के लायक ही नहीं होगा, 10 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन गैस में अगर फूड को पैक करोगे तो सही रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और खाना मतलब ज़्यादा समय तक बचा रहेगा और रेंसिडिटी से इसी तरह से बचा जा सकता है। चौथा तरीका है आप एयर टाइट कंटेनर में रखो खाना को। एयर टाइट कंटेनर में आप फूड को रख सकते हो, ठीक है। और पांचवा तरीका है कि जहाँ पर लाइट है, लाइट से अवे रखो फूड को, लाइट से दूर रखो फूड को। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं? फूड को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं।
तो फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, वन शॉट में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। कितना घंटा लगा भाई मेरे को कंप्लीट करने में? 1 घंटा 25 मिनट में ये कंप्लीट हो गया है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से अगला वन शॉट वीडियो आपको किस पे चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तभी तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है, चलिए मज़ा आ गया। इस चैप्टर को हमने वन शॉट में कंप्लीट कर दिया है। तो भाइयों एवं बहनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी आपको परामर्श देना है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम आपको बताएंगे उसका सल्यूशन। ठीक है, अगर अगला आप बताओ, आप कमेंट में बताओ भी अगला वन शॉट वीडियो किस पे चाहिए, तो हम उसका कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।